नमस्कार दोस्तों। मिशन 2022 में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे हमारे देश में होने वाले जो चुनाव है, चुनाव के अंदर जो वोटर टर्नआउट रहता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अधिकांश तौर पे देखने में ये आया है कि 40-50% वोटिंग के बाद कोई एक उम्मीदवार चुनकर आ जाता है। लोकतंत्र में क्या ये एक स्वस्थ परंपरा है, या लोकतंत्र में जो मतदाता है जो इस चुनावों से जो लगातार प्रभावित होता है, नेताओं से प्रभावित होता है, राजनीतिक पार्टियों से प्रभावित होता है, उसकी जो वोटिंग के प्रति जो ये उदासीनता है, हमने अक्सर देखा है महानगरों में तो लोग छुट्टी मनाने का इसे दिन समझते हैं और छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। तो आज इसी वोटिंग प्रतिशत पे बात करेंगे। देश के 5 राज्यों में चुनाव होना है और कैसे अधिक से अधिक लोग मतदान करें ताकि एक स्वस्थ एक सही उम्मीदवार चयनित होकर आए। इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है पंकुल शर्मा जी। पंकुल जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। नमस्कार। रवि जी, सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र में हमने देखा है कि चुनाव एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है जिससे आप सरकार चुनते हैं, लेकिन देखने में आया कि जो वोटर्स हैं उनकी उदासीनता ये है कि 40-50% मतदान के बाद एक उम्मीदवार उसमें से चुन लिया जाता है, यानी कि पहले ही 100 में से 50 लोग वोट देते हैं, उसमें से भी कोई 20 वोट 25 वोट पाने वाला, क्योंकि वोटों में बंटवारा भी होता है, तो उम्मीदवार चयनित हो जाता है। तो लोकतंत्र के लिए क्या ये बहुत ज्यादा हितकारी है जो उदासीनता है मतदाता की? जी अतुल जी, बिल्कुल भी लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं हो सकती। लोकतंत्र में का अर्थ जो है वो लोक और तंत्र शब्द से मिलकर ही लोकतंत्र बना हुआ है, और तंत्र पूरी तरह से काम कर पाएगा जबकि लोक पूरी तरह से भागीदारी करेगा चुनाव में। सीधी सी बात तो ये है। अब हालांकि चुनाव आयोग और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने थोड़ा सा चुनाव के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि वोटिंग परसेंटेज काफी पहले के मुकाबले काफी हद तक उसमें सुधार है, लेकिन उल्लेखनीय सुधार नहीं है। इसके लिए हमें कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे, चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा, और जो इस तरह के स्वयंसेवी संस्थान हैं जो चुनाव को लेकर जागरूक माहौल बनाने का काम करते हैं, उनको भी थोड़ा सा एक विमर्श खड़ा करना पड़ेगा। एक मुझे लगता है कि एक तरीका है कि अगर हम कानूनी तौर पर चुनाव को वोटिंग राइट को अनिवार्य कर दें, तो मुझे लगता है कि कुछ बात बन सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के करीब 30 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होना किसी भी मतदाता के लिए बहुत आवश्यक है, और दंड स्वरूप ये होता है कि अगर कोई वोट डालने नहीं जाता या मतदान स्थल तक पहुंचकर अपना वहां पहुंचना सुनिश्चित नहीं करता बाकायदा ऑफिशियली, तो फिर उसको सरकार की तरफ से, निकाय की तरफ से जो कुछ सुविधाएं मिलती हैं मुफ्त में, उनको कुछ दिनों के लिए रोकने का प्रावधान है। और बहुत छोटे से प्रावधान है कि बहुत कम, ऐसा नहीं है कि जो वोट नहीं डाल रहा उसको जेल में डाल दिया जाए। उसको बहुत मामूली, कहीं कहीं देशों में ये नियम है कि बहुत मामूली सा एक जुर्माना भी लगा दिया जाता है, और वोटिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वाले को बहुत सम्मान की दृष्टि से वहां नहीं देखा जाता है। तो ये अपने आप में एक सामाजिक प्रताड़ना का विषय हो जाता है। तो लिहाजा लोग वोटिंग वाले दिन छुट्टी ना मना करके जाते जरूर हैं और अपना हाजिरी लगाते हैं। ये बात अलग, कुछ देशों में ये भी प्रावधान है कि आप, ठीक है, आपको कोई उम्मीदवार अच्छा नहीं लग रहा तो आप वोट मत डालिए, लेकिन आप वोट डालने आए ये आप दर्ज जरूर करा लें। और भारत में तो देखिए नोटा का प्रावधान अभी किया गया है। एक मैं संक्षेप में, कल एक सर्वे जारी हुआ है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एक 12वां सर्वे एक जारी हुआ है। उसके कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। उस सर्वे में एक ऐप है, पब्लिक ऐप, उसके द्वारा देश में करीब 4 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं उनके बीच में सर्वे हुआ है, जिसके रिजल्ट कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जारी किए गए हैं। उसमें नतीजा ये निकल के आया है कि देश की जो 86% बालिग आबादी है जो वोट डालने का
हक रखती है, वो कह रही है कि मतदान को अनिवार्य बना दिया जाए। और मतदान को अनिवार्य बनाने का जो एक प्रक्रिया थी, वो गुजरात निकाय चुनाव में बाकायदा एक कानून बना करके गुजरात विधानसभा में एक प्रयास हुआ था काफी पहले, लेकिन वो किन्हीं कारणों से विवाद में फंस गया और वो कानून बन नहीं पाया। उसके बाद बातें जी। होती रहीं, विभिन्न चुनाव आयुक्त अपनी-अपनी मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी-अपनी राय रखते रहे, लेकिन इस डिजिटल दौर में मुझे लगता है कि वोटिंग प्रक्रिया को अनिवार्य बनाना और वोटिंग प्रक्रिया में इसमें सर्वे में जो एक पंकुल उस पर अपनी राय रख देंगे कि जो सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि क्यों नहीं वोट डाला आपने, वोटिंग आई कार्ड आपका बना हुआ है, ये पूछा गया कि वोट क्यों नहीं डाला। तो सबसे नहीं, बड़ी इसमें वजह ये हाँ, निकली इसमें कि वो शहर में थे ही नहीं हम तो। हम जहां हमारा पोलिंग बूथ था, हम उस दिन शहर से बाहर थे। ये करीब 30.04% प्रतिभागियों ने ये कारण बताया, सबसे बड़ा कारण ये बताया। तो कुछ ऐसा सुधार होना चाहिए कि जो लोग सरकारी लोग हैं, सेना के लोग हैं, अर्धसैनिक बलों के लोग हैं, जिस तरह से वोटिंग वो अपने मूल शहरों में नहीं होते हैं और जिस तरह से उन्हें अधिकार है, ऐसे ही नागरिकों को भी कोई अधिकार मुझे लगता है दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, मुझे एक चीज और लगती है पंकुल कि इस देश में नेता बिरादरी जो है वो ये चाहती नहीं कि 100% मतदान हो, क्योंकि वो अपने अपने जो वोटर्स हैं सिर्फ उन्हीं को बूथ तक लाने की जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन अगर ये एक जिसे कहें कि अगर ये एक अनिवार्य हो कि वोट डालना है और वोटर को एक इंसेंटिव्स हो, इस देश के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उनको इस देश में क्या अतिरिक्त फैसिलिटी मिल रही है? क्या उनके साथ एक देश में सरकार या समाज उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सोचता है? क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाओं और ऐसी संस्थाओं को जानता हूं जो कुछ अलग काम कर रहे हैं, चाहे वो वोटिंग के लिए जागरूक करने का हो, चाहे वो अंगदान का काम हो, देहदान का काम हो। लेकिन ऐसे लोग जो समाज के प्रति अपना समर्पण करते हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं दिखाई देता। तो उसकी परिणति शायद यही होती है कि जब वोट डालने की बारी आती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने के बाद भी ये वर्ग ऐसा सोचता है कि चलो घूम आए, 2 दिन छुट्टी मनाए। तो जो ये अगर वोटिंग अनिवार्य की जाएगी तो क्या आपको लगता है कि लोग इसके प्रति और जागरूक होंगे और अनिवार्य होने के डर से उसको वोट डालने के लिए जाएंगे, या फिर विरोध होगा, विपक्षी सबसे पहले विरोध करेगा? देखिए, अनिवार्य करने से कोई डर तो नहीं होगा। हम अभी क्या है, हमारे पास राइट टू वोट है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम बदलें, राइट टू वोट से हम ड्यूटी टू वोट की तरफ चलें। और जैसे कि अभी आपने कहा कि अंगदान होता है, रक्तदान होता है, और बड़ी समाज सेवी संस्थाएं सामने आती हैं और वो लोगों को प्रोत्साहित करती हैं, तो क्यों ना वोट दान करवाया जाए। मतदान तो हम कहते ही है ना। तो इस मतदान को और अधिक प्रमोट करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं कार्य कर भी रही हैं, और ऊर्जा के साथ आगे आए और इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करवाएं लोगों का। जहां तक चुनाव आयोग का प्रश्न है, चुनाव आयोग ने निश्चित रूप से पिछले, अगर हम कहें कि 1 दशक के अंदर बहुत सराहनीय काम किया है, और लगातार वो इस दिशा में नए नए इनोवेशन के साथ सामने आ रहे हैं। हम देखते हैं कि शहरों में अगर हम घूमते हैं, नगरों में, तो दीवारों पर हमारे को मतदान के प्रति अवेयर करते स्लोगन्स मिलते हैं, वॉल पेंटिंग्स मिलती हैं। हम गांव में जाते हैं तो वहां पर गांव में अलग अलग तरीकों से, जो पौराणिक तरीके हैं, जो पुराने तरीके हैं, उन तरीकों से लोगों को जागरूक करने का और मतदान के प्रति उनके उनके अंदर विश्वास दिलाने का काम चुनाव आयोग लगातार कर रहा है, और इसके रिजल्ट्स भी सामने आए हैं। आप देखिए कि अब तक का सबसे बड़ा जो हमारा टर्नआउट हुआ वो 2019 में हुआ, और इससे पहला 2016 में हुआ, माफ कीजिए 2014 में हुआ। तो 2014 में लगभग 67% मतदान हुआ, और ये अभी बढ़कर 19 में 68% पहुंच गया। और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि बंगाल के अंदर 80% को क्रॉस कर चुका है। और मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से, जो ये उन राज्यों के नाम ले रहा हूँ जो हम सोचते हैं थोड़े से पिछड़े राज्य हैं। मध्य प्रदेश में 70% को क्रॉस कर चुका है 2019 में। तो ऐसा नहीं है, जागरूकता आ रही है लोगों में, और चुनाव आयोग का के हस्तक्षेप कहें या उसके कार्य के कारण लोग जागरूक हो रहे हैं। और इसका दूसरा बहुत अच्छा परिणाम ये आ रहा है कि लोगों को स्थिर सरकार मिल रही है। आप याद कीजिए वो दौर जब हंग पार्लियामेंट की त्रिशंकु की स्थिति बना करती थी, उस समय के वोटिंग टर्नआउट को देखिए,
उस समय आप देखेंगे कि वोटिंग टर्नआउट इतना कम रहता था, वही 57, 58, 59% रहता था, और लोगों की रुचि नहीं होती थी। तो जब लोगों के अंदर रुचि जगी, तो उनकी रुचि किस रूप में परिलक्षित हुई कि देश को एक स्थिर सरकार मिलने आरंभ हुई है, देश को एक मजबूत सरकार मिलने आरंभ हुई है। तो ये क्या है? ये स्थिर सरकार वास्तव में प्रतिरूप है या एक छवि है वोटरों के टर्नआउट की। जितना जी अधिक मात्रा में वोटर वोटिंग करेंगे, उतनी ही उनको सुदृढ़ सरकार मिलेगी। आप जानते हैं कि हमारा जो सबसे पहला इलेक्शन हुआ था 1951 में, तो कितने लोगों ने वोट किया? मात्र 47% लोगों ने। तो 47% लोगों ने वोट किया, और उस समय में हमने उस सरकार को बहुमत की सरकार मान लिया गया। तो आधे लोगों ने भी देश के जब वोट नहीं कर रहे, उसको हम सरकार मान रहे हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ग्रेजुअली धीरे-धीरे मत प्रतिशत भी बढ़ रहा है, और सरकार भी एक मजबूत स्थिति में बन रही है। मेरे विचार से रवि जी कुछ मेरे को काउंटर करना चाह रहे थे। हाँ, नहीं, use करें। नहीं, काउंटर नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं एक प्रवृत्तिगत बात कहना चाहता हूँ। असल में हुआ ये है कि 18 साल जब उम्र कर दी गई वोटिंग की, 18 साल का होने पर वो वोटर राइट जब दे दिया गया, तो ये जो टर्नआउट बढ़ा है, मेरा अपना मानना है कि ये वो जो बिल्कुल कड़ियल युवा वोटर है, उसके हौसले की वजह से ये टर्नआउट बढ़ा है। लेकिन ये युवा जो अभी टर्नआउट बढ़ा हुआ दिख रहा है इन युवाओं की वजह से, जब ये थोड़े से उम्र दराज होंगे, अधेड़ उम्र के होंगे, मुझे लगता है कि ये प्रवृत्ति फिर धीरे-धीरे शिथिल होगी। तो ये एक जी दूध में एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद उबाल जैसी स्थिति हमें दिख रही है। मूल रूप से एक प्रवृत्तिगत बढ़ोतरी हो रही है टर्नआउट में, ये मुझे लगता नहीं है। ये 10-5 साल बाद जब ये वोटर उदासीन होना शुरू हो जाएगा, तो फिर यही स्थिति होगी। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के प्रति जागरूक बनाने के लिए लोगों को लंबे समय तक जनप्रतिनिधि को जवाबदेह बनाने के लिए एक अलग से कैंपेन चलाने की जरूरत है, और उसमें मुझे लगता है कि अनिवार्य वोटिंग एक बहुत कारगर कदम साबित हो सकती है। और एक चीज और, मैं जो सर्वे का जिक्र कर रहा था, मैं जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जारी किया गया, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, और ये सैंपल साइज भी इसका बड़ा है, 4 लाख से ज्यादा है। तो इस पर तवज्जो करनी देनी चाहिए, हमको गौर करना चाहिए। इसमें ये 34% ऐसे वोटर हैं जो कैंडिडेट के, अगर सिटिंग एमएलए को टिकट मिली है किसी को, तो उसके पिछले 5 साल के कामकाज का विश्लेषण करते हैं वोट डालने से पहले उसको। 34%। और 34% आप जानते हैं कि अगर 50 या 55 या 60% पोलिंग टोटल हो रही है, तो 34% अगर ये लोग हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या है, जो ऐसा नहीं है कि अल्टा पार्टी देख के डाल देता है। वो बाकायदा काम का विश्लेषण करता है, विधायक ने क्या किया, और उसके बाद उसको दोबारा रिपीट करने की सोचता है। इसी तरीके से 31% जो है वोटर हैं, वो चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों का ट्रैक रिकॉर्ड विश्लेषण करते हैं। तो ये एक बड़ा सुखद संकेत है। तो ऐसे में जब इस तरह के सर्वे होते हैं और उनमें इस तरह के हमें परसेंटेज मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव सुधार की तरफ अगर हम बढ़ें, पॉलिटिकल पार्टियां थोड़ा सा अपना मन खोलें, तो चुनाव सुधार बहुत आसानी से देश में अडॉप्ट हो सकता है, बशर्ते चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करे। इसमें एक चीज लगती है, पंकुल कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे पहले मेरे को लगता है मैं एक छोटी सी टिप्पणी थोड़ी सी जोड़ना चाहता हूं कि 11th 12th में देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, वोटरों के वोटिंग के प्रति जागरूक करने के लिए कोई ना कोई एक विषय युवाओं को देना चाहिए, समझाना चाहिए। क्योंकि जो रवि जी आपने बात कही है, वास्तव में जो जैसे मुझे कॉलेज टाइम का अपना अनुभव है कि कॉलेज में जब इलेक्शंस होते थे, तो जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता था वो बड़ा जागरूक होता था और वोट डालने के लिए 100% आता था। सेकेंड ईयर का थोड़ा उदासीन होता था, वो ये सोचता था कि अगर उनका कोई मित्र लड़ रहा है चुनाव तो उसमें वोट डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। और फाइनल ईयर सोचता था कि चलिए छोड़िए बकवास चीजें, अपना हो जाएगा। तो ये जो फ्रेश वोटर है जिसका जिक्र आपने किया युवाओं का, ये अपने आप में अपनी दशा, अपने देश की दिशा सुधारने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर ये स्कूल लेवल पर अगर ये उनको 18 वर्ष का होने से पहले समझा दिया जाएगा कि इसका क्या लाभ है, तो वह और जागरूक होकर मैंने देखा कि देश में कुछ कैंपेन
इस तरीके के चले, जैसे स्वच्छता का कैंपेन जब चला तो बच्चों ने अपने बुजुर्गों को, बड़ों को टोकना शुरू कर दिया कि भाई आप ये कूड़ा ऐसे क्यों फेंक रहे हैं, आप गाड़ी से बाहर शीशा खोल के क्यों फेंक रहे हैं। तो ये सब बच्चों के दिमाग में ये आया, और अगर युवाओं के दिमाग में आएगा तो वो अपने बुजुर्गों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे। पंकुल, आप क्या कहना चाहते थे? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। और जैसे अभी रवि जी ने कहा कि जो ये अभी 18, 19, 20 के युवा हैं, ये अगले 4-5 साल में थोड़े शिथिल हो जाएंगे, और जब इनकी 25-26 वर्ष के होंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि रवि जी बिल्कुल चिंतित नहीं होइए, क्योंकि तब 18 वर्ष के और नए बालक आ गए होंगे। तो ये गंगा है, अनवरत बहती रहेगी, गंगोत्री से नया जल आता रहेगा। दूसरा विषय मैं ये बोल रहा था कि जैसे अभी आपने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बेशक होना चाहिए, उन्हें जागरूक भी करना चाहिए। लेकिन इसमें अगर हम बहुत ही बारीकी से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार उस युवा को टच कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में, और उनको प्रेरित कर रहे हैं। अब वो प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के नेता भी हैं, तो वो सीधे सीधे तो ये नहीं कहेंगे कि आइए और भाजपा को वोट दीजिए, और उस पद के व्यक्ति को कहना उचित भी नहीं हो लगता। इसीलिए वो उस पद की मर्यादा को समझते हुए भी, और लेकिन नए लोगों को वोट के प्रति जागरूक करते हुए भी कुछ ना कुछ लगातार उनके कैंपेन ऐसे चल रहे होते हैं। मेरे को ध्यान आ रहा है 2018 में, तब मैं फील्ड रिपोर्टिंग में था, और 2018 में मैं बरेली कॉलेज में एक एनसीसी का कार्यक्रम कवर करने के लिए गया था। तो एनसीसी का वो कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन में पूरे देश के एनसीसी के कैडेट्स के साथ संवाद स्थापित किया था। वो एक अनोखा कार्यक्रम था अपने आप में, पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा था। तो हमें लग रहा था कि ये वो एनसीसी के छात्रों से मिल रहे हैं, उनसे कुछ गपशप करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनको कुछ ऊर्जा देंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री अक्सर अपने अन्य कार्यक्रमों में करते हैं। लेकिन वहां पर जो एक बड़े सैन्य अधिकारी आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को समझाया कि ये देखिए क्या है कि ये 19 में इलेक्शन होने वाले हैं, और ये 18 में ये पूरे देश के एनसीसी कैडेट्स के साथ ये मिल रहे हैं। ये सारे एनसीसी कैडेट्स वे हैं जो या तो अगले वर्ष मतदाता बन जाएंगे, और इनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो ऑलरेडी मतदाता बन चुके हैं। तो जब हम युवाओं को इस प्रकार से छूते हैं, वो अलग अलग ढंग से युवाओं को, बालकों को के साथ कुछ ना कुछ संवाद स्थापित करते रहते हैं, मन की बात में इस तरह के विषय को लाते हैं। तो मेरा मानना है कि अन्य दलों के राजनेताओं को भी सोचना चाहिए कि वो कैसे युवा मन को पकड़ें, कैसे उनको अपने साथ जोड़ें। ये उनके भी हित में होगा और साथ साथ देश के भी हित में होगा। दूसरी चीज एक जिस और रवि जी लगातार ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूँ कि अनिवार्य वोटिंग होनी चाहिए। अनिवार्य मतदान 22 देशों के अंदर है, और 22 देश में से 11 देश ऐसे हैं जहाँ पर जो लोग इसको स्किप कर जाते हैं उनके लिए छोटे मोटे सजा का प्रावधान भी है, चाहे वो हल्का जुर्माना हो। लेकिन है कहीं, बेल्जियम में मैं पढ़ रहा था कि अगर वहां लगातार आप इस तरह से स्किप करेंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा या छिन जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं। तो हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है कि जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, अगर वे मतदान नहीं करते तो उनके वोटिंग राइट सीज होने चाहिए, या उनको उनके जो जिस प्रकार का उनको लाभ दिया जा रहा है उन लाभों को से उनको रोकना चाहिए। और भी अलग अलग विषय हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ये है समस्या कि हमारे देश के अंदर हमने पिछले लॉकडाउन के समय में देखा कि भारी मात्रा में जो प्रवासी श्रमिक होते हैं वो एक नगर से दूसरे नगर, और दूसरे नगर क्या दूसरे प्रदेश तक में जाते हैं, सुदूर प्रदेशों में चले जाते हैं अपने रोजगार के लिए। तो उनके लिए बड़ी समस्याओं का विषय बनेगा कि वो वोटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि अब बलिया का व्यक्ति और वहाँ मुंबई में नौकरी कर रहा है, तो वो केवल वोट डालने के लिए तो नहीं आएगा, तो और वो भी श्रमिक। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार को और विशेष रूप से चुनाव आयोग को कुछ सोचना पड़ेगा। जहां तक बात रही सरकारी कर्मचारियों की और आर्मी की, जैसे उन लोगों को हम पोस्टल बैलेट की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, उसी प्रकार से उन लोगों के लिए भी सोचना पड़ेगा, तभी हम इस 100% मतदान की ओर बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा योजना बनाई जाएगी तो, अभी तो नहीं, लेकिन 2024 के चुनावों तक कोई एक ठोस योजना बन सकती है। क्योंकि जिस तरीके से अब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने मोबाइल से अपना आप ये देखिए कि हम अपना बैंकिंग अकाउंट ऑपरेट कर लेते हैं, अपने कार्ड्स ऑपरेट कर लेते हैं, अपनी हेल्थ के लिए भी
चीजें कर लेते हैं नेट का इस्तेमाल करके। तो क्यों ना सरकार इस दिशा में सोचे और कोई ऐसा ऐप बनाए जिसकी कनेक्टिविटी सीधे इलेक्शन कमीशन के साथ हो या जहां पे आपका वोट रजिस्टर होता हो और आप उसके थ्रू वोट दे सकें। तो रवि जी, क्या लगता है आपको, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी व्यवस्था की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। आपने अभी जिक्र भी किया कि भाई जब हजारों करोड़ रुपए का कारोबार लेन देन एक मोबाइल फोन के बैंकों के अपने निजी एप्स के द्वारा हो रहा है, तो जब इतना सुरक्षित डिजिटल दौर है, देखिए लूप होल्स तो अभी जो मशीन है जिससे वोटिंग होती है उस पर भी बहुत आरोप लगते हैं, और आरोप तो फर्जीवाड़े बैंकिंग में भी हो रहे हैं और ये होते रहे। खलनायक विहीन समाज की कल्पना आप कर नहीं सकते हैं, खलनायक तो होगा। तो वो चीजें, उनसे हमें डरना नहीं चाहिए। और जब टेक्नोलॉजी का इतना अहम दौर आ गया है, खासतौर पर कोरोना के काल में, तो अब तो भीड़ लगाना और ये सबसे बचना है। तो सबसे बढ़िया चीज है कि चुनाव आयोग इस दिशा में पहल करे और कोई ऐप, सर्व सुरक्षित ऐप डेवलप करे, और इसमें सबके लिए पार्टिसिपेशन बहुत आसान हो जाएगा। एक चीज और मैं उस सर्वे के जरिए आपको जानकारी देना चाहता हूं। पंकुल जी ने कहा कि मैं आशान्वित रहूं, तो मैं आशान्वित हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 4-5 साल में, 2-3 साल में इस दिशा में कोई ना कोई पहल, सकारात्मक पहल सरकार और चुनाव आयोग दोनों करेंगे। इसमें ये जो आंकड़ा आया, जिसका मैं बार बार कह रहा हूं कि सैंपल साइज 4 लाख से ज्यादा है, जो हमारे ओपिनियन पोल या जो चुनाव से संबंधित वैसे पोल होते हैं जो सीटों की भविष्यवाणी करते हैं, उनमें सैंपल साइज इतना नहीं होता मेरी जानकारी के मुताबिक। तो ये थोड़ा सा ऑथेंटिक हो जाता है। इसमें 11 दशमलव, केवल और केवल 11.92, यानी करीब करीब 12% वोटर जो है वो केवल ऐसे हैं जो पार्टी को ध्यान में रख के वोट डालते हैं। वो उम्मीदवार को ध्यान में नहीं रखते, वो पार्टी कोई भी उतार देगी उसको दे देंगे। ये भी मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि लोग अब उम्मीदवारों के काम काज पर करीब करीब 3 गुना लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, बजाय बजाय जो 12% लोग ऐसे हैं जो पार्टी देख के, पार्टी का निशान देख करके वोट डालते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और जहां तक ये बात सही है कि देखिए आबादी का पैटर्न बदलता है। अभी हमारे देश में जो 35 साल से ऊपर की जो आबादी है, 35, 36, 37 साल तक की, वो करीब करीब 65-66% से और थोड़ा सा ज्यादा ही है। इससे नई जनगणना जब होगी तो अभी सही आंकड़ा आ जाएगा, लेकिन हमेशा ये पैटर्न रहेगा ऐसा नहीं है। अब जो आबादी की नीति है, हम जानते हैं कि 2%, औसत 2 बच्चे भी नहीं है एक परिवार में। तो ये धीरे धीरे, और अब शादियां युवा 18, 19, 20 साल में नहीं कर रहे हैं, वो 30, 32, 34, 35 साल में कर रहे हैं। तो अगले 10-15 साल की ही अगर बात करें पंकुल जी, तो देश में युवाओं की संख्या में खासी गिरावट आएगी। तो जो मेरा तर्क है कि जो जिनको वोटिंग राइट मिला वो तो बहुत उत्साह के साथ पोलिंग बूथों में, लाइनों में लग गए, लेकिन ये पैटर्न धीरे 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 घटेगा। तो ये एक अभिलाक्षणिक प्रवृत्ति है कि अभी हमको वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम नैतिक रूप से जागरूक करें सारे वोटर्स को, लोकतंत्र के लोक को, और तो मुझे लगता है कि एक स्थायी फायदा हो सकता है। और उसमें जो अनिवार्य मतदान है, ये एक बड़ा सशक्त माध्यम बन सकता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए भी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उसी सकारात्मक सोच के साथ है, दल कोई हो, नेता कोई हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप अपने मतदाता को, अपने लोग को वोट देने के लिए प्रेरित करें और उसको संगठित करें, ताकि एक एक अच्छा सैंपल, जैसे आप सैंपल की बात कर रहे हैं कि 4 लाख से अधिक लोगों का इसमें सहभाग है, तो एक सरकार को चुनने में भी जितने अधिक से अधिक लोगों का सहभाग रहेगा, वह सरकार, जैसे पंकुल का भी कहना था कि एक स्थायी सरकार की ओर बढ़ेगी और कहीं ना कहीं उससे देश की तरक्की होगी, राज्य की तरक्की होगी। जहां पे भी हमने देखा है कि मिली जुली सरकारें होती हैं, वहां ब्लैकमेलिंग, एक दूसरे की पाव खींचना, इस तरीके की चीजें चल रही हैं और देश में हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक सिंगल सरकार है तो पूरे दम से काम कर रही है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, दम से काम कर रही है,
वही महाराष्ट्र में 3 बैसाखियों पे खड़ी हुई सरकार है, तो कोई ना कोई खुड़पेच लगा ही रहता है और आपस की लड़ाई बनी रहती है। खैर, ये चर्चा और भी दिलचस्प हो सकती है। हाँ पंकुल, कुछ कह रहे हैं आप? मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि मुफ्त की राजनीति, कि हम मुफ्त में ये दे देंगे, मुफ्त में वो दे देंगे। अगर 100% वोटिंग, कंपलसरी वोटिंग हो जाती है, तो वे लोग जो मुफ्त की घोषणाएं करने में बहुत आगे रहते हैं, बहुत माहिर रहते हैं, वे लोग भी डरेंगे। उन्हें पता होगा कि, क्योंकि अभी क्या है कि वो जो मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं, वो ये दिमाग में रखकर करते हैं कि ये वर्ग आकर वोटिंग करेगा, और उन्हें ये भी पता होता है कि एक वर्ग ऐसा है जो वोटिंग नहीं करेगा, तो उनका वो एवरेज लगा के चलते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चल जाएगा कि सभी लोग वोटिंग करेंगे, तो ये जो मुफ्त की घोषणा है, वो अपने आप उस पर भी बहुत बड़ा अंकुश लगेगा, मैं समझता हूँ ऐसा। लेकिन मैं एक और चीज कह रहा हूँ कि जब 100% लोग वोटिंग करेंगे, तो वो जो चाहेंगे इन दलों को वो करना पड़ेगा, चाहे वो देश हित में हो, समाज हित। अभी तो ये अपना अपना दाना डाल के सोचते हैं कि कुछ लोग इसको चुग लेंगे, कुछ लोग नहीं चुगेंगे, कुछ इसके झांसे में आएंगे, क्योंकि और जवाबदारी कोई नहीं है। दिल्ली में हमने देखा कि केजरीवाल सरकार जो है वो निरंतर ठेके खोल रही है, और अब उसने साल में सिर्फ 3 दिन का ड्राई डे छोड़ा है। मतलब आप उसके बाद 362 दिन पी सकते हैं शराब। और यही दल पंजाब में कह रहा है कि हम नशाबंदी करेंगे, हम लोगों को नशा करने से रोकेंगे, हम जागरूक करेंगे। ये जो दोहरी मानसिकता है, मुफ्तखोरी की मानसिकता है। कभी ये भी क्योंकि अब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गया, इसलिए ये पोले खुलती हैं। एक मैं उनका वो बयान देख रहा था कि मेरे घर में छापा डलवाया केंद्र सरकार ने तो 3 मफलर मिले। फिर अगला वीडियो था, किसी और जगह वो इंटरव्यू दे रहे थे, वहां 4 मफलर मिले जी बस। फिर पता चला एक अगला इंटरव्यू है, तो उसी छापे में 10 मफलर मिले, और फिर आखिरी इंटरव्यू था, उसमें 11 मफलर मिले। तो मतलब मफलर की संख्या भी इंटरव्यू दर बढ़ती चली गई। तो इस तरीके के जो नेताओं के झूठ हैं, सोशल मीडिया जो बराबर सामने ला रहा है, मतदाता जागरूक होगा, 100% अगर मतदान करेगा तो वो अपने हक की बात करेगा, देश और समाज के हक के लिए इन नेताओं से वो काम कराएगा जो आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि ये 100% मतदान होना, अनिवार्य मतदान होना, ये किस तरीके से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार, जो भी सरकार है, वो तय करती है, वो देखना होगा। लेकिन आने वाले समय में ये करना आवश्यक है, क्योंकि वोटर जागरूक होता जा रहा है। अगर वो 86% की मांग कर रहा है कि वोटिंग अनिवार्य होनी चाहिए, तो हमें समझना चाहिए कि 86% लोग अब बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए पंकुल जी आपका धन्यवाद, नमस्कार। और रवि जी आपका भी धन्यवाद, नमस्कार। तो अनिवार्य मतदान हो, वोटिंग परसेंटेज बढ़े, आप लोग जागरूक हों अपने वोट डालने के लिए, आगे बढ़ें, ताकि आप एक सुदृढ़ राज्य का, देश का निर्माण कर सकें। अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व समझें। नमस्कार।